नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका लिट मोड के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, हर एक एग्ज़ाम के बाद हम सभी एक वीडियो प्रोवाइड करते हैं और उसमें यह बताते हैं कि जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन या बाकी क्वेश्चंस भी किस तरह के आए थे, उनका नेचर क्या था क्वेश्चन का, हमारे कंटेंट का रेलेवेंस कितना था उस पर्टिकुलर एग्ज़ाम में, और क्या नए ट्रेंड्स देखे गए जिसको कि देखकर हम अपने कंटेंट को फिर से इटरेट कर सकते हैं, उसमें चेंजेस ला सकते हैं ताकि आने वाले एग्ज़ाम्स में आप अच्छा स्कोर कर पाओ। आपका फीडबैक भी काफ़ी हेल्पफुल होता है उसके लिए। इस वीडियो में देखेंगे आरबीआई ग्रेड बी फेज 1 के शिफ्ट 1 के क्वेश्चंस। शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 दोनों में 80 क्वेश्चंस हैं, तो इस वीडियो में शिफ्ट 1 को देखेंगे। दोस्तों, हमारे पास काफ़ी कम क्वेश्चंस ही आ पाए हैं, लगभग 40 के आसपास, 40। तो इसके अलावा आपके पास अगर क्वेश्चंस हो तो हमें ज़रूर सेंड करें, क्योंकि डेटा जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा से प्रेडिक्ट हम लोग कर सकते हैं। तो आप ज़रूर कोशिश करना, और आपको याद हो तो हमें ज़रूर भेजना hi@litmod.in पे या litmod106@gmail.com पे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप यह सब चेक कर सकते हो। तो दोस्तों, इस वीडियो को दो भागों में बांटेंगे। पहला तो है सब्जेक्टिव और दूसरा जनरल टॉप। सब्जेक्टिव में यह देखेंगे कि आखिर ये जीके का जो क्वेश्चन इस बार जीए का आया वह कैसा था, उसको कैसे अटेम्प्ट कर सकते थे, हमारे कंटेंट से कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आए थे, और फिर यह भी देखेंगे कि आगे आने वाले एग्जाम्स में हम और अच्छा कैसे कर सकते हैं। और जनरल टॉक में देखेंगे, डिस्कस करेंगे कि पेपर टफ आया तो कट ऑफ कितना होगा, क्या और किया जा सकता था जिससे और ज़्यादा नंबर बढ़ जाते हैं, आखिर आरबीआई ने इतना पेपर टफ क्यों किया, ये सभी बातें। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, ग्राम संपर्क अभियान। ये डायरेक्टली हमारे पीडीएफ में दिया गया था कि पंजाब नेशनल बैंक हैज़ लॉन्च्ड ए फिनेंशियल इंक्लूजन एंड लिटरेसी इनिशिएटिव, जिसका नाम था ग्राम संपर्क अभियान। तो ये डिट्टो क्वेश्चन आया था, तो ये आसानी से सॉल्व कर सकते थे, बहुतों ने किया भी होगा। जैसा कि हमारे पास सब्सक्राइबर्स के मैसेजेस हैं, काफ़ी लोगों ने अच्छे अच्छे अटैम्प्ट किए हैं। जो एवरेज अटैम्प्ट था जनरल अवेयरनेस में वो लगभग 35 to 45 के बीच में था। कुछ लोगों ने 50 तक भी किया, बट जो 35 to 45 एवरेज अटैम्प्ट था शिफ्ट 1 में। शिफ्ट 2 थोड़ा टफ था, तो नॉर्मलाइज होगा, शिफ्ट 2 वाले उतने टेंशन ना ले। दूसरा क्वेश्चन था MSFR, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट कितना था, तो 4.25%। नो ब्रेनर, यह भी दिया गया था पीडीएफ में, आपको तो पता ही होगा। और MSFR के ऊपर यह क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन था जिसमें कि उन्होंने CRR पूछा था, और वो 3% वाला, वो भी एक क्वेश्चन था। और एक क्वेश्चन और था जिसमें उन्होंने ये पूछा था कि इसमें से कौन पॉलिसी रेट नहीं है। तो पॉलिसी रेट तो 4 ही होते हैं, रेपो, रिवर्स रेपो, MSFR और बैंक रेट। और उसमें एक SLR था, तो SLR ऑप्शन हो जाता है क्योंकि वो रिजर्व रेशियो होता है। ओके। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें पूछा था उन्होंने कि अब पीके मोहंती कमेटी ने क्या बोला कि जितने भी बड़े बड़े NBFCs हैं उनको बैंक में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। ओके। तो उसके लिए जो प्रोमोटर स्टेक है वो 15% से बढ़ाकर 26% स्टेक कर दिया जाएगा। उसमें उन्होंने ये पूछा था कि कौन सा स्टेक बढ़ाया जाएगा। तो सिंपली वो एक तरह से प्रोमोटर से स्टेक ही बढ़ाया जाएगा, और बाकी ऑप्शंस थे वो ऐसे थे ही नहीं कि आप उनको मार पाओ। तो आसान क्वेश्चन था, और पीडीएफ में भी काफ़ी टाइम ही बताया गया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स का क्वेश्चन पूछा गया था। ये बजट में भी ये क्वेश्चन आया था, सॉरी, इकोनॉमिक सर्वे में। और कुछ लोगों ने बोला कि 2019 का पूछा गया था, बट ये GII, ठीक। तो पहली बार 50 के अंदर आया, तो जाहिर सी बात है 2019 50 के बाहर ही रहा होगा। और यह भी बताया गया था 52nd इसका आंसर होगा। ओके। फिर पूछा गया था कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो अभी बनी है डायरेक्टर जनरल, वो इससे पहले कहाँ की फिनांस मिनिस्टर थी। तो सिंपल क्वेश्चन था, यह भी बताया गया था पीडीएफ में, एज इट इज़ था, नाइजीरिया। ओके। तो बढ़ते हैं छठे क्वेश्चन की तरफ। निवार साइक्लोन पे क्वेश्चन आया था, और पूछा गया था यह साइक्लोन कहाँ पे आया था। तो ये तमिलनाडु में आया था। और कुछ लोगों ने बोला कि पुडुचेरी ऑप्शन में था, तमिलनाडु ऑप्शन में नहीं था। तो अगर आपको पता हो तो तमिलनाडु और पुडुचेरी जस्ट पास में ही है। पुडुचेरी अगर जाना हो तो आपको चेन्नई एयरपोर्ट पे जाना होता है, फिर वहाँ से आप पुडुचेरी जाते हो, तो दोनों एक ही है, ठीक है। तो ये भी इजी क्वेश्चन था, निवार साइक्लोन। बढ़ते हैं आगे। लॉजिस्टिक पार्क, लार्जेस्ट लॉजिस्टिक का पार्ट पूछा गया था। तो लॉजिस्टिक पार्क पहला तो खुला था असम में, बट यहाँ लार्जेस्ट पूछा गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। ये सभी डायरेक्ट क्वेश्चन पीडीएफ से थे। फिर ये क्वेश्चन था कि 1% GST लायबिलिटी अगर कैश में करना हो एटलीस्ट,
तो कितना टर्नओवर होना चाहिए। आप पूरा पढ़ लो। मीन्स गवर्नमेंट सेल्स मैंडेटरी पेमेंट ऑफ 1% GST इन कैश ओनली फॉर एंटिटीज हैविंग ₹6 करोड़ एनुअल टर्नओवर, while business with monthly turnover of rupees 50 lakh to pay at least 1% GST liability in cash। तो यही पूछा गया था कि कितना लाख है, तो 50 लाख इसका आंसर हो गया था 1% GST लाइबिलिटी कैश में देने के लिए। तो बहुत आसान क्वेश्चन था ये भी। फिर से था कि ये DPI के ऊपर पूछे गए थे कि 5 ब्रॉड पैरामीटर्स दिए गए हैं, तो 5 ब्रॉड पैरामीटर्स का नाम दिया गया था। तो जिसने भी इसको याद किया होगा कि 5 ब्रॉड पैरामीटर्स क्या थे, उनके लिए क्वेश्चन आसान बन गया होगा। ओके, बढ़ते हैं आगे। बजट से क्वेश्चन था डायरेक्ट, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज को कितना मिला था। हमने बताया था कि भी ये पूछा जा सकता है 1,10,000 करोड़। काफ़ी आसान सवाल, आपने से बहुतों ने इसका जरूर सॉल्व किया होगा। फिर था फायर पार्क, कि पहला फायर पार्क कहाँ खुला है, तो ओडिशा में खुला है। ओके, ये भी डायरेक्ट PDF से आया था। फिर गुड गवर्नेंस डे किन के लिए होता है, तो अटल बिहारी वाजपेयी के लिए। काफ़ी आसान सा सवाल, डायरेक्ट PDF से था। फिर NSIF 5C अप्रोच, तो इस 5C अप्रोच में क्या क्या था, कंटेंट कैपेसिटी, कम्युनिटी कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन। तो इस पर भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। ये काफ़ी पुराने PDF में था ये वाला, तो काफ़ी लोगों ने इसको शायद मिस कर दिया होगा, बट ये कंटेंट में था। फिर होप मिशन, इसको आप लोगों ने ज़रूर सॉल्व किया होगा। UAE ने इसको मार्स के लिए, तीनों ने, चाइना का क्रियान्वयन था और होप था UAE का, और USA का परजीवनेश था। किसी ने बोला कि शायद स्वाति मोहन पे भी क्वेश्चन पूछा गया था, तो आप लोगों ने सॉल्व कर दिया होगा। फिर था RTGS के लिए मिनिमम अमाउंट क्या है, काफ़ी इजी क्वेश्चन था। 2 लाख मिनिमम अमाउंट और मैक्सिमम अनलिमिटेड है। फिर ये क्वेश्चन था कि एक देसी क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म बना है, इस प्लेटफॉर्म का नाम क्या है। दोस्तों ये PDF में नहीं था, बट जो ऑप्शंस दिए गए थे, सभी ने बताया कि जो ऑप्शंस दिए गए थे वो डायरेक्ट उससे ये पता लग रहा था कि DigiBox इसका आंसर होगा। तो ऑप्शंस देख के भी काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व लोगों ने किया है। तो इसका आंसर था DigiBox। बाय व्हाट नेम इन मार्च 2021, इसमें ये पूछा गया था कि INS करंज जो स्कॉर्पिन रिलीज हुआ है, कमीशन हुआ है, वो कौन सा है। तो ये हमने अपनी सीरीज में करवाया था कि ये 3rd है, तो ये पूछा गया था, डायरेक्ट क्वेश्चन था। फिर आते हैं कि 2034 एडिशन एशियन गेम का कहाँ पे होगा। तो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन आया था कि सऊदी अरबिया में होना है, तो ये आपने आसानी से सॉल्व कर दिया होगा। फिर से था कि आयुष्मान सहकार फंड 4, ये आयुष्मान सहकार जो फंड है ये किस चीज़ के लिए दिया जाएगा। ठीक दोस्तों, अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस नहीं भी आते हैं तो आप सोच सकते थे कि आयुष्मान भारत किस चीज़ के लिए होता है, हेल्थ के लिए होता है। तो हेल्थ के लिए आयुष्मान सहकार है, तो फिर क्या हो सकता है, हेल्थ इंफ्रा ही सही करेगा, और तो कुछ करेगा नहीं। एग्रीकल्चर में कहाँ से चला जाएगा, बहुत लोगों ने एग्रीकल्चर मार रखा है। हाँ, ये अलग बात है कि जो श्री पुरुषोत्तम रूपाला जो थे एग्रीकल्चर मिनिस्टर, उन्होंने इसको लॉन्च किया था, बट क्यों किया था, कोऑपरेटिव्स के लिए, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। ओके, हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर। आगे बढ़ते हैं। इसमें से कौन सा पॉलिसी रेट नहीं था, तो मैंने आपको बताया, वो बैंक रेट, रेपो, रिवर्स रेपो और MSFR दिया गया था, SLR भी था। SLR पॉलिसी रेट कहाँ से हो सकता है, रिजर्व रेशियो है। फिर से क्वेश्चन था कि इंडिया टू ओवरटेक यूज एज वर्ल्ड्स डैश लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमर बाई 2030। ये वीडियो में और काफ़ी बार बताया गया था कि इस रिपोर्ट में जो IEA ने दिया है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, पेरिस फ्रांस वाला, तो उसमें इंडिया 3rd बोला है कि इंडिया 3rd पे होगा, मीन्स अभी 4th पे है, और 2030 तक 3rd पे पहुंच जाएगा। फिर एक क्वेश्चन आया था ओम्बड्समैन पे कि ओम्बड्समैन कब इफेक्ट में आया। तो ओम्बड्समैन पे क्वेश्चन इसलिए आ रहे हैं दोस्तों कि बजट में बोला गया है ना कि ओम्बड्समैन वगैरह को एक किया जाएगा, जगह जगह कंप्लेन करने की जगह एक ही जगह कंप्लेन होगा। और लास्ट एग्जाम में पूछा भी गया था कि ओम्बड्समैन कितने हैं, तो 22 उसके आंसर थे। और तो हम लोगों ने उसी क्वेश्चन को डिस्कस किया था और एक्सप्लेनेशन आपको बताया था कि 1995 में आया था, और इस एग्जाम में ये पूछा गया कि 1995 में आया था। तो यही क्वेश्चन था कब आया था, तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते थे। बट वही है ना, इतना डिटेल में कोई पढ़ता नहीं है, भले ही कंटेंट भी प्रोवाइड कर दिया जाए, बट इतना आखिर कोई क्यों ही पढ़ेगा। बट फिर भी जिसने पढ़ा होगा उसने सॉल्व कर दिया होगा। बढ़ते हैं आगे। फिर से ये क्वेश्चन एक आया था ERCIL पे, ये एग्जैक्ट हमें पता नहीं चल पाया, बट ये क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया था। इसमें यही था
पंजाब नेशनल बैंक किस तरह से एग्जिट मानना चाहती है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी से, इसका नाम है ARCIL। ओके, इस क्वेश्चन तो हम लोगों ने देखा ही। फिर से PM किसान पे क्वेश्चन था और क्वेश्चन काफ़ी एनालिटिकल था, मीन्स एलिजिबिलिटी बेस्ड पे था कि इसमें से PM किसान किस पे लगेगा। तो वैसे क्वेश्चन अगर आपको PM किसान के बारे में तो डिटेल में पता है और फिर अगर आपके सामने ऑप्शंस भी आए तो उन सभी को देख के आप मार सकते हैं। ये अलग बात है दोस्तों कि हर एक क्वेश्चन में जो RBI में अगर 80 क्वेश्चन है तो हर एक क्वेश्चन के लिए आपके पास जो टाइम होता है वो 20 सेकंड से भी कम होता है, लेकिन 20 सेकंड में क्वेश्चन को पढ़ना में ही 1 मिनट लग जाएगा, फिर प्रोसेस करना ब्रेन में कि इसका आंसर क्या हो सकता है, छांटना छूटना और फिर टिक लगाने में अलग से 20-25 मिनट लग जाएंगे, 20-25 सेकंड लग जाएंगे सॉरी। तो इतना टाइम बचेगा ही नहीं। यही कारण था कि हमारे पास काफ़ी कम क्वेश्चन आ पाए। जहाँ 80 क्वेश्चन हर एक साल आ जाते थे, इस साल अभी तक बच्चे 40-50 क्वेश्चन से ज़्यादा दे नहीं पा रहे हैं, क्योंकि लोगों को क्वेश्चन याद ही नहीं है, लोगों ने क्वेश्चन देखे ही नहीं। काफ़ी लोगों का कहना था कि उन लोगों ने 25 मिनट में 40-50 क्वेश्चन ही देखा, बाकी स्किप कर दिया, जिससे के कारण 6-7 क्वेश्चन जो बन भी सकते थे वो भी नहीं बन पाए। तो PM किसान पे एक सवाल था, उसी तरह PM कुसुम पे एक सवाल था, PM कुसुम योजना पे, यह भी आसान ही था। और ये क्वेश्चन था कि ये इसमें से पूछा गया था कि इंटरेस्ट फ्री योजना कौन सा है, किसमें इंटरेस्ट नहीं लगता है। तो PMVVY है, इसमें वया वंदना योजना है, ये वरिष्ठ लोगों के लिए ही होता है। तो वरिष्ठ लोगों पे आप कितना ही इंटरेस्ट लगाओगे, उनकी तो ऐसे ही आयु खत्म है, तो उन पर भी इंटरेस्ट लगा दोगे तो फिर क्या ही होगा। तो उस लॉजिक से आप इसको सॉल्व कर सकते थे, आसान ही कहेंगे इस क्वेश्चन को भी। ये काफ़ी टफ क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें था कि रणथंभौर कहाँ पे है, कुछ ऐसा टाइप का क्वेश्चन था। ऑप्शंस दिए गए थे, सवाई माधोपुर है, अलवर है, तो ऐसे क्वेश्चन तो राजस्थान वाले ही कर पाएंगे, तो इसमें कुछ किया नहीं जा सकता है। बढ़ते हैं आगे। ये अटल टनल में पूछा गया था कि अटल टनल जो है ये किस वैली में बना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि आपको PDF में दिया जाए और स्पून फीडिंग कराया जाए। ये काफ़ी जनरल क्वेश्चन है। अटल टनल में हमेशा न्यूज़ में आते रहता है कुछ ना कुछ कारणों से, और लाहौल स्पीति वैली में है, ये लगभग आपको पता होना चाहिए। फिर से उसी तरह एक और क्वेश्चन था कि ELSS जो होता है, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, मतलब म्यूचुअल फंड के थ्रू कितना आप टैक्स बचा सकते हो, तो उसका 1.5 लाख है लिमिट। तो ये भी आसान क्वेश्चन था, 80C काफ़ी जगह से पूछा भी जा चुका और आपको पता होना चाहिए ऐसे क्वेश्चन। ये काफ़ी जनरल क्वेश्चन है और इतना डिटेल में आपको कोई नहीं बताएगा। ऐसे कुछ क्वेश्चन अगर आप अवेयर हो तो आपको पता ही होता है, बट फिर भी टफ तो था ही। फिर से था केयर एनर्जी का हेडक्वार्टर कहाँ है। दोस्तों केयर एनर्जी वही है जिसके CEO सिमोन थॉमसन है, और मैंने आपको बताया था कि ये जो इंडिया ने एक्चुअली क्या किया था कि एक रूल पास कर दिया था, जिसके कारण जो पुराने कामों का भी इनसे पैसा मांगा जा रहा था, तो इन लोगों ने केस कर दिया था, उसका न्यूज़ में आ गया। बट इसका हेडक्वार्टर पूछ दिया तो हेडक्वार्टर किसे ही याद होगा। बट वही है ना कि इतना तो कोई डिटेल में जाता नहीं है, लेकिन इसका हेडक्वार्टर वो एडिनबर्ग UK में था। फिर से है कि अडानी टू 23.5% स्टेक इन MIAL। तो ये काफ़ी दफ़ा ये PDF वगैरह में बताया गया था कि AI हैज़ हैंडेड ओवर द लखनऊ एयरपोर्ट टू द अडानी ग्रुप। तो भारत जितने भी एयरपोर्ट वगैरह है उसका जो ठेका है अडानी के पास ही जा रहा है। तो उस लॉजिक से आप सॉल्व कर सकते थे कि मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भी किसके पास ही जाएगा, अडानी के पास ही जाएगा। तभी तो होरून लिस्ट में उनका जो वेल्थ था वो डबल हो गया, 15 बिलियन से 32 बिलियन हो गया। तो आपको लॉजिक लगाना था, क्योंकि ये एनालिटिकल ब्रेन चेक कर रहा था RBI, तो फिर आप सही कर सकते थे ऐसे क्वेश्चन को आसानी से। फिर था कि टॉप कंपनी कौन है 100 BFSI में, तो HDFC है। टॉप कंपनी कौन होगी जो सबसे ज़्यादा पैसे का मैनेज कर लेता है, और HDFC इंडिया में फर्स्ट बैंक है जो कि 8 लाख MCAP है जिसका, तो जाहिर सी बात है वही टॉप पे होगी। फिर CRA का फॉर्म पूछा था, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था। फिर ये पूछा गया था कि किस कंपनी ने ऑनलाइन इंजीनियरिंग कोर्स लॉन्च किया है। तो हर एक एग्जाम में LNT पे क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, चाहे वो कोई शिप वगैरह कमीशन करते हैं तो, या चाहे किसी और तरीके से पूछ देंगे, बट LNT पे पूछते हैं, पता नहीं क्यों उनका फेवरेट है। तो ये फेब का न्यूज़ था। तो LNT टू लॉन्च ऑनलाइन इंजीनियरिंग कोर्सेज, सिविल इंजीनियरिंग वगैरह पढ़ाएंगे इसमें। फिर ये आसान क्वेश्चन था कि सैंड ड्यून पार्क कहाँ पे है, तो ये गोवा में है। गोवा में बीचेस ज़्यादा है, रेत वेत वही होता है, तो लॉजिक आपको लगाना था। दिमाग टू क्रिएट डैश एनर्जी आइलैंड। अब आइलैंड है तो वहाँ कैसा एनर्जी ये लोग क्रिएट कर सकते हैं, जियो थर्मल तो करेंगे नहीं,
आइलैंड है तो हवा ज़्यादा बहता होगा, तो हवा अगर बहता है तो फिर विंड एनर्जी के चांसेस ज़्यादा थे। बेसिकली लॉजिक तो आपको लगाने पड़ते ही, क्योंकि अगर आपको अटैम्प्ट बढ़ाने हैं तो आपको लॉजिक लगा कर अटैम्प्ट नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स बढ़ाने थे आपको। फिर था कि द आर्ट ऑफ मैप मेकिंग इज कॉल्ड कार्टोग्राफी, तो ये आपको पता हो तो ही आप मार पाओगे, नहीं तो फिर मुश्किल है। दोस्तों ये तो थे 38 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और आया था जिसमें ये पूछा गया था कि जो लेबर कोड 4 बने हैं उसमें से वो 4-5 दिए गए थे, उसमें पूछा गया था कि कौन नहीं है, उसमें कुछ माइग्रेशन से रिलेटेड था, वो उसका आंसर था। तो ये 39-40 क्वेश्चन जो हमें मिले मैंने आपके साथ डिस्कस किया। इसमें से आपने देखा काफ़ी क्वेश्चन PDF से आए थे। लोग काफ़ी डर गए एग्ज़ाम के अंदर, उनको समझ में नहीं आया। एक तो इतने बड़े बड़े क्वेश्चन थे, लोग पढ़ने में इतना टाइम लग रहा था कि लोग कंप्रीहेंड क्या ही कर पाते, आखिर पूछना क्या चाह रहा है। और डायरेक्ट क्वेश्चन कुछ भी नहीं था, वो ऑप्शंस ऐसे थे कि वो फसाने टाइप से दे रखा था उन्होंने। यूपीएससी की तरफ थोड़ा ज़्यादा इंक्लिनेशन था उनका, और आपको सीधे सीधे किसी का आंसर नहीं मिल रहा था, कुछ लॉजिक लगाना पड़ता, कुछ अपना एनालिटिकल ब्रेन यूज करना ही पड़ता, नहीं तो काफ़ी मुश्किल था सॉल्व करना। दोस्तों कुछ जनरल टॉप पे आते हैं कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। सबसे पहली बात तो ये है कि जॉब आरबीआई को देना है। अब आरबीआई के पास ये प्रॉब्लम है कि वो डायरेक्ट रिक्रूट नहीं कर सकती है कॉलेजेस से, नहीं तो वो इंडिया के टॉप ब्रेन के पास चली जाती या फिर स्टैनफोर्ड MIT वगैरह जाके फिर वहाँ से हायर करके ले आती। ओके, तो उनको तो एग्ज़ाम लेना ही लेना है, तो एग्ज़ाम लेना है तो अब उनको डिपेंड करता है कि जॉब उनको देना है तो फिर उनको कैसा ब्रेन चाहिए। ठीक है, रोट लर्निंग वाला बंदा चाहिए या फिर एनालिटिकल माइंड वाला बंदा चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे उन्होंने फोकस किया है कि थोड़ा जिनका, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में चाहे क्वांट में, रीजनिंग या इंग्लिश या फिर जनरल अवेयरनेस, सही में क्वेश्चंस ऐसे थे जो काफ़ी एनालिटिकल एप्टीट्यूड का डिमांड कर रहे थे। तो अगर उनको ऐसे स्टूडेंट्स चाहिए थे तो उनको एटलीस्ट जो सैम्पल क्वेश्चंस होते हैं जो एग्ज़ाम के पहले प्रोवाइड करते हैं, उसमें उनको बताना चाहिए था कि ये सैम्पल क्वेश्चंस था है कि आपको इस लाइन पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो फिर लोग उस तरह से प्रिपरेशन करते हैं। क्योंकि जैसा कि हम सभी, मान लो आप जनरल अवेयरनेस ही पढ़ते हैं, तो उसमें क्या है, जितने भी पास्ट डेटा हैं जो भी अब तक एग्ज़ाम हुए हैं, क्योंकि कोई प्रिडिक्शन होता है तो वो पास्ट डेटा को ही देख के होता है या प्रेजेंट डेटा को देख के होता है, क्योंकि हमारे पास फॉरेन का मीन्स फ्यूचर का तो कोई डेटा होता ही नहीं है, तो फिर हमारे पास हम कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए एटलीस्ट उनको एक सैम्पल क्वेश्चन देना चाहिए कि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो फिर लोग देख पाएंगे कि अच्छा डिटेलिंग ज़्यादा कर रहा है, तो फिर उससे आपसे ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे जनरल अवेयरनेस में। ओके, क्योंकि सरफेस लेवल के ही कंटेंट इतने ज़्यादा हो जाते हैं, रोज़ 50 अपॉइंटमेंट होते हैं, रोज़ 50 किताबें छपती हैं, तो ऐसे ही ज़्यादा हो जाता है, फिर इतना डिटेलिंग हर एक चीज़ में तो किया नहीं जा सकता है। और अगर देखें तो एक तो यह है कि कट ऑफ काफ़ी कम रहेगा, उसके लिए आप चिंता मत करो, क्योंकि जैसा कि RTA से आया था कि इंटू 15 टाइम्स लिए जाएंगे, तो लगभग 4050 कैंडिडेट एस्पिरेंट है, 4000 से ऊपर लोग लिए जाएंगे, तो कट ऑफ काफ़ी कम जाएगा, वो 60-60 के आसपास जाएगा, 60 ±5 होगा कुछ ऐसे ही। फिर से फेस 2 में भी इंटू 3.5 लिए जाएंगे। ये सब के लिए तो टेंशन आप मत लो, क्योंकि पेपर टफ था तो रिलेटिव सबके लिए टफ था। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं हमेशा एग्जाम में जो कि किसी से नहीं होता है। 1998 में भी IIT JEE का पेपर काफ़ी टफ आया था, जो पेपर सेटर थे उनसे भी सॉल्व नहीं हुआ था, मीन्स जो भी टीचर वगैरह थे उनसे भी सॉल्व नहीं हुआ था। तो ऐसा ही कुछ RBI ने भी सोचा कि चलो ऐसा ही कुछ करते हैं, तो उसके लिए आपको डरना नहीं है। फिर दोस्तों और अच्छा आपका पेपर आगे कैसे हो सकता है, जैसे मान लो आप चाहते हो कि आपको RBI में ही जाना है, तो आप अगले साल फिर ऐसा क्या करो कि आपका ये सब चीज़ें श्योर शॉर्ट हो और आपके नंबर और अच्छे हैं। दोस्तों हमने एक चीज़ देखा है कि जनरल अवेयरनेस को तैयार करने के लिए एक कोलैबोरेशन वाला एटीट्यूड काफ़ी अच्छा है। जैसे कि हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमें मैसेज किया था कि सर ऐसा करना कि कोलकाता का पूछा गया है नंबर ऑफ़ कितने वहाँ पे असेंबली वगैरह हैं, इलेक्शन क्योंकि होने हैं 4-5 स्टेट में, तो आप ऐसा करना कि सारे के बता देना, A to Z जितने भी जहाँ जहाँ होने हैं बता देना। तो हमने तमिलनाडु का बताया था, बट एग्ज़ाम में पुडुचेरी का पूछ लिया गया। ओके, फिर एक सब्सक्राइबर ने बोला कि सर जो माइग्रेंट कोड ये 4 हुए हैं उनको आप ज़रा समझा देना। ये फ़ोन पे ही उसने पूछा कि माइग्रेंट कोड क्या थे, ये 4 बता देना, और ये भी एग्ज़ाम में पूछ लिया गया कि ये इसमें क्या क्या नहीं है। फिर इसी तरह DPI के भी डिस्कशन के दौरान ये सामने आया था। फिर केयर एनर्जी के बारे में भी एक सब्सक्राइबर से डिस्कस करते वक्त बातचीत हुई थी कि इस केयर एनर्जी के बारे में उसको बताया था कि इस पर पूछा जा सकता है क्वेश्चन।
क्योंकि ये काफ़ी हॉट टॉपिक बन चुका है। अभी भारत सरकार से 1 बिलियन पैसे मांग रहा है, भारत सरकार देना नहीं चाह रहा है, तो इसलिए इसका हेडक्वार्टर भी इम्पोर्टेंट बन गया था। तो दोस्तों इसका लब्बो लुबाब ये है कि अगर आगे हम लोग ऐसा कुछ करते हैं कि कोलैबोरेशन करते हैं, जैसे कि आप में से कोई सब्सक्राइबर जनरल अवेयरनेस पढ़ रहा है, ठीक है, तो उसको पढ़ते वक्त जैसे आप माइग्रेशन कोड पढ़ रहे हैं, ये लेबर कोड पढ़ रहे हैं, तो आपके दिमाग में न्यूरॉन्स आपके फायर करेंगे कि अच्छा ऐसा हो सकता है कि इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि 4 दे देंगे 5 नहीं, तो आप कोलैबोरेट कर सकते हो। किसी के दिमाग में आया कि चलो जैसे पुडुचेरी का आपने मैंने एग्जांपल दिया कि पुडुचेरी में कितने असेंबली है, तो वही बता सकता है। तो अगर ऐसे कोलैबोरेटिव एटीट्यूड कुछ रखें तो उससे नंबर ऑफ अटैम्प्ट और बढ़ेंगे, और उससे ये भी होता है कि रिकॉल आप कर सकते हो, अच्छे से मेमोरी में के बैठ जाएगा। ये सारी चीज़ तो होती ही होती है, ठीक है। तो एक तो ये बात हो गई। दूसरा क्या है कि अब हम अपने कंटेंट डिलीवरी को और रोबस्ट कैसे बना सकते हैं, उसके लिए आप और फीडबैक दे सकते हैं। बट हम लोगों ने कुछ और प्लानिंग किया है, जैसे कि जो वीकली वीडियो हमारा होता है उसमें और डिटेल में जा सकते हैं हम लोग। डिटेलिंग के लिए कोई खास दिक्कत है नहीं, क्योंकि अभी जैसे आरबीआई में आ गया है, तो ऐसा हो सकता है कि आगे आने वाले एग्जाम्स में जैसे कि ईसीजीसी, ओ एनपीएस के एग्ज़ाम होने हैं, ईसीजीसी के होने हैं, एफसीआई के एजीएम होने हैं, और भी तरह तरह के, उसमें भी ये ट्रेंड फॉलो हो सकता है, बट चांसेस काफ़ी कम है। बट फिर भी थोड़ा और डिटेल में जाने की कोशिश की जाएगी, और ये कोलैबोरेटिव एटीट्यूड हम लोग रखेंगे तो वहाँ से भी लोगों के नंबर ज़रूर बढ़ेंगे। उसके लिए एक प्रॉपर तरीके से हम लोग आपको बताएंगे क्या करना है, ठीक है। और अब जैसा कि इस बार तो पेपर हम लोग के पास आ चुका है, जितने भी क्वेश्चन अभी तक आए हैं उससे हम लोग एक एनालाइज कर सकते हैं कि आगे का फ्यूचर में क्या करना है, किस तरह का ट्रेंड हो सकता है। तो ये बात होगी दोस्तों। पेपर कितना भी टफ था, बट इतना भी टफ नहीं था कि आपसे कुछ ना हो, है ना। तो काफ़ी लोगों ने 40-45 तक कर दिया है, और वो काफ़ी अच्छा अटैम्प्ट है। अगर आपने इतना किया तो आपका सिलेक्शन ज़रूर तय है, बशर्ते आपने कि सेक्शनल कट ऑफ बाकी सब्जेक्ट के पार किए गए हों, क्योंकि सभी पेपर सभी सेक्शन टफ था। तो ऐसा ही बोला जा रहा है कि कट ऑफ काफ़ी कम जाएगा, मीन्स 60 के आसपास चला जाए, 60-70 के बीच में ही रहेगा, उससे ऊपर तो नहीं जाएगा। क्योंकि 2017 में जो कट ऑफ 77 गया था उसमें ऐसा था कि उसमें भी ये क्यूआरई टफ ही था, बट जनरल अवेयरनेस थोड़ा इजी था। मीन्स ऐसा था कि थोड़ा वन लाइनर क्वेश्चन थे उसमें, भले ही टफ पूछा गया था बट ऐसा था कि लोग सॉल्व कर सकते थे। बट इस साल तो थोड़ा यूपीएससी वाला कुछ पूछ दिया, कुछ उन्होंने आउट ऑफ द ब्लू क्वेश्चन पूछ दिए जो किसी से नहीं बन सकता था वैसे वैसे, तो उसको एक देखना पड़ेगा। पेपर टफ था, सबके लिए टफ था, टेंशन लेने की कोई बात नहीं। रिलेटिव एग्जाम में 4000 तो सिलेक्ट होंगे ही, तो आप उसमें से एक ज़रूर होंगे अगर आपने अच्छा एफर्ट डाला है तो, ठीक है दोस्तों। तो आप फेज़ 2 की तैयारी करें, आप इन सब में अपना टाइम वेस्ट मत करें कि क्या होगा नहीं होगा। 3-4 दिनों में रिजल्ट भी शायद आ ही जाए, काफ़ी जल्दी रिजल्ट आ जाता है आरबीआई ग्रेड बी का। तो फेज़ 2 के लिए आप तैयारी करें, और आपके साथ अगले वीडियो में मिलते हैं और फिर बातचीत करते हैं, ठीक है। तो गुड लक, जैसा ही पेपर किया आप खुश रहें, आपके हाथ में जितना था आपने किया। आरबीआई को जॉब देना है तो आरबीआई की मर्ज़ी, उसकी ही मर्ज़ी चलेगी, ये कैसे लड़के चाहते हैं, ठीक है। तो बशर्ते उन्हें ये कह देना चाहिए था पहले कि ये इस तरह के क्वेश्चन हम पूछेंगे ताकि लोग प्रिपरेशन कर लेते, बट ठीक है, जॉब उन्हीं को देनी है तो उनकी मर्ज़ी। आपके हाथ में जो है आपने वो किया, अपने लिए आप ईमानदार रहें, ठीक है दोस्तों। तो गुड लक, और देखते हैं कैसा रिजल्ट रहता है, कट ऑफ क्या रहते हैं, और अगले वीडियो में फिर से डिस्कस करेंगे। फेज़ 2 मीन शिफ्ट 2 के भी क्वेश्चन जो जो हमारे पास आएंगे उसको डिस्कस करेंगे, और भी क्वेश्चन आपको जो जो पता है आप ज़रूर हमें भेजें शिफ्ट 1 के, उसको भी हम लोग देखेंगे और एनालाइज करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।